तो रूस यूक्रेन वॉर जोन में क्या चल रहा है, साथ ही साथ इजराइल के फ्रंट पर क्या कुछ घट रहा है, ये हमने आपको दिखाया। अब अहम खबर का रुख कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के बाद से ही सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। पुतिन को युद्ध खत्म करने की चेतावनियां दी जा रही हैं, लेकिन पुतिन है कि मानते नहीं। पुतिन युद्ध रोकने के बजाय युद्ध भड़काने की कोशिश में जुटे हैं। नाटो को टक्कर देने के लिए रूस का जासूसी जहाज ब्रिटिश सीमा तक जा पहुंचा और वो करने लगा जो ब्रिटिश नेवी ने कभी सोचा नहीं था। हालांकि आपको बता दें, रूस के इरादे बिल्कुल साफ हैं। रूस युद्ध से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और अमेरिका की तरफ से बार बार समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन क्रेमलिन ने अब तक एक शब्द तक नहीं बोला। करीब 3 साल से चल रहे युद्ध से फायदा लेने के मौके को पुतिन चूकना नहीं चाहते हैं और पुतिन की रणनीति कुछ और है। पुतिन यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी के बाद वो समझौते की टेबल पर आना चाहते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने का डोनाल्ड ट्रंप का सपना पूरा होता भी समीर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी ट्रक को तबाह किया है यूक्रेन ने, यानी यूक्रेन भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है और बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है जंग के मैदान में। ट्रक में रखे हुए थे हथियार, उसे कैसे नष्ट किया गया है ये देखिए। Значить, дивіться, як облаки розбігаються. Буде першо. हालांकि रूस और ब्रिटेन की सेना के बीच तनाव को लेकर खबर समझिए, क्योंकि ब्रिटिश समुद्री इलाके में रूसी जहाज घुसा है। यही सबसे बड़ी खबर है और रूस ब्रिटेन की सेना के बीच तनाव को देखते हुए खबर समझना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश नेवी ने परमाणु पनडुब्बी उतारी है और पनडुब्बी से चेतावनी देने के बाद रूसी जहाज भाग गया। हालांकि ब्रिटेन का दावा क्या है? ब्रिटेन का दावा यह है कि जासूसी के लिए रूसी जहाज आया था। तो देखिए, ब्रिटेन में रूसी जासूसी जहाज के होने के मायने क्या हैं? पुतिन के मन में आखिर क्या चल रहा है? रूस को शक है कि नाटो उन पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए रूस लगातार नाटो के ताकतवर देशों पर नजर रखता है। जासूसी की एक घटना इंग्लिश चैनल की है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के रडार पर अचानक रूसी जासूसी जहाज यंतर दिखने लगा। यंतर कुछ अहम समुद्री केबल्स के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। यह देखकर ब्रिटिश नेवी एक्शन में आती है। ब्रिटेन के फाइटर जेट जहाज के ऊपर गश्त करने लगे। 2 वॉरशिप और टैंकर भी अलर्ट मोड पर आ गए। टॉर्पीडो और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस एक पनडुब्बी को जहाज के करीब भेजा गया। हलचल तेज हो गई। पनडुब्बी से रूसी जहाज को वार्निंग दी गई। पनडुब्बी के कप्तान ने रूसी जहाज को मौके से निकल जाने के संदेश भेजे। संदेश देने के कुछ देर बाद ही रूसी जासूसी जहाज यंतर ने अपना रुख बदल लिया और वापस चला गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने संसद में रूसी जासूसी जहाज के बारे में इस अपडेट से दुनिया को वाकिफ कराया। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी सर हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी राय बहुत अहम होगी सर आज। इसके अलावा 2 हमारे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में ही। मनीष, पहले मैं आपके पास आऊंगा। कुछ मकसद समझ में आता है क्या? रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है क्या? क्योंकि ये सीधे सीधे जासूसी का आरोप लगता हुआ रूस पर नजर आ रहा है और निशाने पर सी केबल नजर आ रही है। शुरुआती तौर पर, फौरी तौर पर अगर इस घटना को हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और डिटेल मिल पाई? देखिए, भले आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही गई है, लेकिन आप देखिए तो बीते 3 साल के तनाव के दरमियान कई ऐसे मौके आए जब रूस के वॉरशिप, रूस के सबमरीन, ये सब अलग अलग जो महासागर में अलग अलग इंटरनेशनल जोन में साफ तौर पर दिखाई देते रहे थे। इसके पीछे 2 पर्पस रहता है। एक तो ये कि रूस ये दिखाना चाहता है कि मेरी पहुंच कहां तक है, वहीं दूसरी तरफ जो उनके इस तरह के जो सबमरीन या दूसरे और जहाज पहुंचते हैं, तो वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन भी करने की कोशिश करते हैं कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं, उसमें कितनी टाइमिंग लगेगी, क्या मुझे ट्रैक किया जाता है या नहीं। कई बार उनका नहीं ट्रैक होना भी उनके लिए एक बड़ी कामयाबी लेकर आता है। इसका मतलब अगर हम वहां तक गए और ट्रैक नहीं हुआ तो ये आने वाले दिनों में अगर वॉर हुआ तो उस समय क्या होगा? क्योंकि देखिए, रूस आज भी ये मानकर चल रहा है
कि भले ही राष्ट्रपति ट्रंप अब अमेरिका में है, लेकिन रूस और नाटो की जंग अवश्यंभावी है, देर सवेर वो होकर रहेगी और उसके लिए तमाम तैयारियां रूस उसी तरीके से कर रहा है जैसे अभी 3 साल के दरमियान आपने देखा कि रूस के हथियार भंडार के हथियार खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि पुतिन तैयारियों में कमी नहीं करना चाहते और ये भी उनकी तैयारियों का एक नतीजा पुतिन है। तैयारियों में कमी नहीं करना चाहते, लेकिन यूके ने भी तो तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्याम सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि रशिया के इसी थ्रेट को देखते हुए अंडरसी केबल्स जिस तरीके से पूरे ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए समीर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब आज के इस हालात में ये स्पाई या इस तरीके से जासूसी करना क्या ब्रिटेन पर एक और बड़े खतरे का संकेत है? सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि कुर्स्क में रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन के हमले की तस्वीरें सामने आई है और यूक्रेन ने 6 मिसाइलें दागी हैं। कुर्स्क के अंदर से यूक्रेनी MLRS ने 2 मिसाइल दागी हैं और 24 घंटे के अंदर कुर्स्क में यूक्रेन के पलटवार को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो युद्ध का रुख क्या तय करेगा कुर्स्क, क्योंकि कुर्स्क में अभी भी जबरदस्त हलचल है। कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। कुर्स्क के कुछ इलाकों में यूक्रेन का नियंत्रण अभी भी है। अपने इलाकों पर कब्जे के लिए रूसी सेना की स्ट्राइक यहां लगातार जारी है। हालांकि यूक्रेन के एक एक सैनिक के लिए रूस की अलग रणनीति को लेकर भी खबर समझनी जरूरी है। हालांकि कुर्स्क पर जल्द से जल्द पूर्ण नियंत्रण पुतिन चाहते हैं और नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की कुर्स्क में तैनाती को लेकर भी पहले खबर आई थी। कुर्स्क में जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसके बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले श्याम सर सवाल आपसे उस खबर के लिहाज से जहां अंडरसी केबल्स पे जिस तरीके से पूरे ग्लोबल सिस्टम निर्भर करता है, अब ये जासूसी क्या एक और बड़ा थ्रेट सीधे ब्रिटेन पर पुतिन की तरफ से? धन्यवाद सुरभि और समीर। देखिए, नौसेना किसी भी देश के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी होती है और उसके हिसाब से लगातार गुडविल विजिट्स दूसरे कंट्रीज में, उनके वाटर्स में और फ्लैग शोइंग मिशंस हम करते हैं। और इसके साथ ही जब ये शिप्स किसी भी एरिया में जाते हैं गुडविल विजिट के लिए, तो अपनी सर्वेलेंस और अपनी जो स्पाइंग रोल है वो जरूर करते हैं। हम सब जानते हैं चाइना की एक्टिविटीज हमारे इंडियन ओशन में लगातार इस कारण से बढ़ती जा रही है और इसके लिए हम शैडोइंग कहते हैं, नेवल जो नौसेना की भाषा है उससे। सर्वेइंग का मतलब होता है जब हमारे टेरिटोरियल वाटर में और हमारे आसपास दूसरे शिप्स हो तो हमारे एयरक्राफ्ट शिप्स उनको जाके वार्निंग देते हैं, उनको स्कॉट करते हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में करते हैं इसी तरह नेवल शिप्स। अभी हमारे एक कोस्ट गार्ड के शिप को शैडोइंग किया है चाइना ने साउथ चाइना सी में। तो ये लगातार न्यूज आते रहती है। फिलीपींस के साथ चाइना का टकराव आप लगातार देख रहे हैं। तो रशिया जो ये कर रहा है ये एक रूटीन विजिट है। केबल टेलीकम्युनिकेशन गैस पाइपलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है और सबमरीन को उन्होंने उसके बगल में सरफेस किया है। अचानक सरफेस करके सबमरीन को किसी वॉर शिप के साथ लाना का मतलब एक खतरनाक मैन्यूवर माना जाता है और काफी ऑफेंसिव माना जाता है। तो उस हिसाब से उन्होंने उसे हटा दिया। एक रूटीन ऑपरेशन है जो पुतिन ने किया क्योंकि वो अपनी बेबाकी दिखाना चाहते हैं, हर कोने में अपनी नौसेना की ताकत दिखाना चाहते हैं। उन्होंने दिखाया और ब्रिटेन ने अपना एक्शन लिया और वो वहां से चला गया। तो ये रूटीन ऑपरेशन है, होता रहेगा और इससे इसके साथ बड़े बड़े मैसेजेस हर एडवर्सरीज को अपनी आप मिलता रहता है। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के मूवमेंट आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चतुर्वेदी जी, दूसरा बड़ा सवाल कुर्स्क को लेकर है। कुर्स्क एक तरह से जंग का सेंटर बना हुआ अभी भी नजर आ रहा है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कहां तो यह उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही कुर्स्क की लड़ाई को खत्म करा लिया जाएगा। रूस यहां पर जिस तरह से हावी होता नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समीर, कुर्स्क वाकई में बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और इनकी रशिया की साख यहाँ पर है क्योंकि एक एरिया है जहाँ पे यूक्रेन ने रशिया में अंदर जाके कब्जा कर लिया है। और ये मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि जब तक कुर्स्क से यूक्रेनी सेना बाहर नहीं आती तब तक कोई शांति स्थापित नहीं होगी इस एरिया में। रशिया कभी भी कोई अपने हिस्से को यूक्रेन को देने को तैयार नहीं है। बाकी हिस्से में जो ईस्टर्न यूक्रेन का एरिया है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सन वगैरह, वो सब उसके कब्जे में है। जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था करीब 20%, वो उसने कब्जा लिया है। उसको नेटो से सिक्योरिटी मिल गई है। जेलेंस्की अभी तक नेटो में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो ये सब चीज़ें रशिया के फेवर में हैं, लेकिन कुर्स्क एक उसके ऊपर धब्बा है और जब तक कुर्स्क से यूक्रेनी सेना बाहर नहीं जाएगी तब तक ये शांति प्रस्ताव जो भी है
उसको आगे कोई भी किसी हालत में सफलता नहीं मिलेगी। जी जी, और वो होता हुआ दिख रहा है। शांति प्रस्ताव की बातें जो भी हो रही हैं उसका कोई असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पर। ट्रंप की पुतिन को देखिए, इस बीच दो टूक चेतावनी सामने आई है। कहा कि युद्ध खत्म करो नहीं तो लगेंगे कड़े बैन। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रशिया पर और ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे और ज्यादा प्रतिबंध तामील कर दिए जाएंगे। अब कोई जान नहीं जानी चाहिए, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सौदा करने का वक्त है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर एक लंबा पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में ट्रंप ने पुतिन को जो चेतावनी दी, ट्रंप ने क्या कहा, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि ट्रंप की पुतिन को दो टूक, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी भी है समीर, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था विफल हो रही है और मैं पुतिन पर एक बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हूं। अभी समझौता करो और इस हास्यास्पद युद्ध को रोको। ये बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट, और उसी आधार पर यह समझना जरूरी है कि ट्रंप आगे इसी वार्निंग के तहत पुतिन के साथ डायलॉग टेबल पर आने से पहले अगर इस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं तो पुतिन कैसा रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल, ये ट्रंप का अपना अंदाज है। युद्ध और भी बदतर होता जा रहा है, सौदा नहीं होता तो प्रतिबंध लगेंगे। यानी एक तरह से सीधे सीधे ना वो सिर्फ दबाव डाल रहे हैं बल्कि दबाव डालते हुए दिखना भी चाहते हैं। अमेरिका और अन्य देश बेचे जाने वाली चीजों पर ऊंचे टैक्स लगाएंगे, यानी तमाम तरह के कड़े प्रतिबंध और लगाई देंगे। वैसे भी छोड़ा ही किया गया है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि और प्रतिबंध। लेकिन क्या इसका रशिया को कोई असर पड़ा? पांडे सर, इसी पर आपसे सवाल भी करूंगी, क्योंकि यहां एक बार फिर से यह बयान साफ तौर पर बता रहा है कि अगर एक्शन होगा तो बैन लगेगा। हमारे पास प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू भी नहीं होता। हम इसे आसान तरीके से या कठिन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब यही सबसे बड़ा सवाल, सैंक्शंस तो पहले भी लगाए हैं, आज भी अगर और लगा देंगे तो क्या पुतिन को कोई फर्क पड़ेगा? समीर, बिल्कुल, आसान तरीका हमेशा बेहतर होता है। यह सौदा करने का वक्त है, अब और कोई जान नहीं जानी चाहिए। एक होता है पांडे सर कि आप युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज नजर आ रही है वो तो सीधे सीधे प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि निश्चित तौर पर व्लादिमीर पुतिन को और ज्यादा नाराज कर रहे होंगे। इसमें समझौते की गुंजाइश क्या खुद ही वो खत्म करते नहीं दिखते? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने इसके पहले कही, ये जो कल का निकला है ये उनका संवाद, ये काफ़ी चर्चा में है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त छा रहा है। हाँ। इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि एक तो कहा उन्होंने मेक डील फॉर दिस रिडिकुलस वॉर, मतलब कहते हैं हास्यास्पद है, आपने क्यों लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन उसके पहले जो कही गई, इस कथन के पहले की जो बात कही गई कि मेरी और जो ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन और उनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका मतलब साफ है कि पुतिन को पता है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। उनकी कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इन शब्दों का उनको प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्म्स लॉबी जो है बहुत स्ट्रांग है। किस प्रकार से डीप स्टेट ने वहां पर अपना जो हरकतें की हैं अमेरिका में, सबको ये पूरा धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है। तो ऐसे हालात में शांति निश्चित रूप से चाहते हैं और ध्यान रहे, उन्होंने ये भी कहा था कि 24 घंटे में वो कुछ न कुछ करेंगे और बाद में कहा कि एक हफ्ते से और 6 महीने तक लग सकता है। अगर ट्रंप 1.0 देखें तो मिडिल ईस्ट में उनको जो समस्या का हल निकालना चाहते थे उसको लगभग 1 साल लगा। लेकिन कई सारे जो समीकरण में जो वेरिएबल्स हैं वो ये है, तो कर्ज का मामला जो बताया गया, पुतिन जब तक नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक कि उनका पूरा क्षेत्र खाली नहीं होता। दूसरी बात कि जो उनको जब तक पूरी ये गारंटी नहीं दी जाती कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है जहाँ के रशियन भाषी लोग रहते हैं उस पर कब्जा उनको मिल जाए। हालांकि जेलेंस्की ने पूरी जो है इसके लिए मानस बना लिया था कि वो क्षेत्र दे दें, और साथ में जेलेंस्की ने ये भी कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि अब वहां पर अगर पीस डील होती है तो पीस को लागू करने के लिए लगभग 2 लाख सैनिक कहाँ के नाटो कंट्रीज को होने चाहिए। लेकिन क्या ये महज सुमित इसे प्रोजेक्शन ही समझे? ये सवाल इसलिए कह रही हूं क्योंकि ट्रंप की टोनालिटी को तो क्वेश्चन किया जाता है, उसी आधार पर स्पेक्युलेट भी किया जाता है। ट्रंप ने यही लहजा जेलेंस्की के साथ डील करने के लिए भी साफ तौर पर स्टेटमेंट्स के जरिए सामने रखा था, जब उन्होंने कहा था कि युद्ध के लिए हम और मदद आपको पहुंचा नहीं सकते। अब कुछ हफ्ते बाद वो पुतिन के साथ भी इसी तरीके से बयान के आधार पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए सुरभि, जेलेंस्की को मनाना ना मनाना वो उनके हाथ में है। वो कभी भी टेबल पे बैठा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप कभी धमकी देते हैं, कभी मनाने की कोशिश करते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं, और ये सारी स्ट्रैटेजी रूस भी बहुत अच्छे से समझ रहा है। आप देखें कि कभी अभी तक रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल इस समय दो बड़े एजेंडाज पे जिस पे रूस काम कर रहा है, सबसे पहला था कुर्स्क और बाकी इलाकों में अपनी पकड़ को, अपने मोर्चों को मजबूत करना। दूसरा, लगातार वो ब्रिटेन, नाटो के दूसरे देशों के लिए एक बड़ी थ्रेट पैदा करना। अभी हम रॉयल नेवी की बात कर रहे थे, अभी खास तौर पे मैं आपको बताऊं, 45 माइल्स तक अगर यांत्रा अंदर घुसा, ये शिप, सर्वेलेंस शिप अंदर घुसा, और महीने में ये दूसरा वैसा वाक्य है। इसके अलावा नाटो के कई देश लगातार अपनी इंटेलिजेंस शेयर कर चुके हैं, अमेरिका से भी, बाकी देशों से भी, कि हमारे आसपास के इलाकों में, समुद्री इलाकों के अंदर रूस की मौजूदगी बहुत ज्यादा बढ़ी। और रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ना सिर्फ इन इलाकों की मैपिंग कर रहा है, बल्कि अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन देशों का, उनको लगातार सर्वेलेंस कर रहा है, उनको टारगेट पेश करने के लिए एक थ्रेट पैदा कर रहा है। और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस ये समझाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और बाकी देशों को कि हम अपनी शर्तों पर बैठेंगे, हम अपने इलाके में बैठेंगे, हम अपने समय पर बैठेंगे, और हमें प्रेशराइज कोई नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आप देखिए, कभी डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल जाते हैं, कभी वो रिक्वेस्ट करते हैं, कभी धमकी देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि रूस जब उसके हिसाब से समय निकलेगा, जब उसकी शर्तें तय हो जाएंगी, तब एकदम से नेगोशिएशंस के लिए आप तो यहीं पर एक और बड़ी खबर उसी लिहाज से सुमित, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पुतिन पर जो बयान, पुतिन से बातचीत के लिए तैयार, जेलेंस्की शांति चाहते हैं, युद्ध में यूक्रेनी सैनिक ज्यादा हताहत हुए हैं। अब ये जो बयान जिस तरीके से लगातार सामने आए हैं समीर, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं बयानों के आधार पर बड़े संकेत डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम को लेकर भी स्पेक्युलेट किए गए। फिलहाल क्या कहा है, सुनिए। तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है, डोनाल्ड ट्रंप इस तबाही, इस बर्बादी और मानवता पर ये जो कहर टूटा है, जिस तरह से लाखों लोगों की जानें गई हैं इस जंग में, उसके सख्त खिलाफ हैं और चाहते हैं कि अब जंग के मैदान में खून ना बहे। लेकिन जो तरीका है वो डिफरेंट है। ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध पर उनके 3 बयान सामने आए हैं। जरा आपको दिखाते हैं कि ये बयान क्या हैं और उन बयानों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप का पहला बयान, पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया, रूस के लिए अच्छा है कि वो डील कर लें। दूसरा बयान, रूस ने डील नहीं की तो प्रतिबंध लगाएंगे। इस बयान में एक धमकी भी छिपी है। ट्रंप का तीसरा बयान, मेरे पास सही जानकारी नहीं थी, यूक्रेन के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अब बयान आपने बता दिए समीर, लेकिन बयान के मायने, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले समझिए, ट्रंप को रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की जल्दबाजी है क्या? और युद्ध खत्म करवाने के लिए ही पुतिन को क्या ये चेतावनियां दी जा रही हैं? हालांकि 100 दिन के एजेंडे पर ट्रंप जिस तरीके से तेजी से काम कर रहे हैं, ये बयान बहुत बड़े संकेत थे, और युद्ध खत्म होता है तो ट्रंप की वैश्विक छवि भी बनेगी। अब बयानों के मायने के तहत चतुर्वेदी सर, इन सवालों के आधार पर, क्योंकि ये बयान जिस तरीके से आज के हालात में ट्रंप के कदम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बयान किस तरीके से समझा जाए? ये जल्दबाजी है तो क्यों है? और अगर इसी जल्दबाजी के आधार पर युद्ध के कोई परिणाम को देखते हुए सभी टेबल पर आते हैं, तो क्या वो संभव हो पाएगा? सुरभि, जल्दबाजी जरूरी है, और यही क्योंकि उन्होंने इलेक्शन प्रॉमिस ये था उनका कि मैं युद्ध खत्म करा दूंगा, मिडिल ईस्ट को शांति ले आऊंगा मिडिल ईस्ट में, ये सब उनके इलेक्शन प्रॉमिसेस थे। और सेकेंडली जो इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, इनका मेन रीज़न एक संदेश विश्व में जाना कि अब मैं ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट हूँ, और एक डिफरेंट है बाइडेन से, ये अपने आप को डिफरेंट प्रूव करना चाहते हैं, एक शक्तिशाली देश के तौर पे यूएसए को दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के ये कुछ उन्होंने यूएन के अगेंस्ट, कुछ डब्ल्यूएचओ के अगेंस्ट, कुछ कनाडा, मैक्सिको, सबके अगेंस्ट इस तरह के जो पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो सब इसी को बताते हैं कि वो अपने आप को रीअसर्ट कर रहे हैं, अमेरिका की पोजीशन को दोबारा एक विश्व में, कि एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व का नेतृत्व करेगा, वर्ल्ड लीडर है, शक्तिशाली राष्ट्र है, ये चीज़ करने के लिए। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, वो ये केवल संदेश हैं, पोस्चरिंग है, और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। उन्हें खुद मालूम है कि रशिया पे सैंक्शन अगर और लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी बहुत सैंक्शंस हैं। एज फार एज पुतिन ये स्टेटमेंट दिया है, उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि पुतिन को शुरू में काफ़ी प्रेज किया है जी, और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह से अलाइज के साथ रशिया लड़ा था, और उन्होंने अल्टीमेटली जो विक्ट्री मिली थी इन लोगों को, उसके लिए मेंशन किया है। तो उसको मेंशन करने के बाद लास्ट में एक
ये बताया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। हाँ। ये सब स्टेट्समैन हैं, सेंडिंग संदेश हैं। ठीक है। और इसके बियॉन्ड पोस्टरिंग के अलावा ये कुछ नहीं है। ठीक है, इन संदेशों को आप कैसे मनीष डिकोड करेंगे? क्योंकि कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त तो डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन अक्सर उनके बयानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो दुनिया के किसी राज सिंहासन पर बैठ गए और अब ऑर्डर दे रहे हैं कि रूस ये करे, पुतिन ये करें, और जो वो कह रहे हैं उसे फौरन मान लिया जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए ना मानने वाला तैयार रहे। इससे हल निकलेगा क्या? देखिए, ट्रंप की नीयत ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका तरीका गलत है। ट्रंप और पुतिन में ठीक वही अंतर है जो कि रूसी भाषा और अंग्रेजी भाषा में है। उनको ये समझना पड़ेगा कि पुतिन क्या सोचते हैं, क्रेमलिन किस तरीके से काम करता है, या रूस की मनोदशा क्या है। अब ट्रंप के साथ दिक्कत है कि ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए। उनके पास धैर्य भी नहीं है, जबकि पुतिन 25 साल से बैठे हुए हैं। अगर वो जिंदा रहे तो अगले 10-15 साल भी उनको कोई हिलाने वाला नहीं है, जबकि इन्होंने तो 24 घंटे की मोहलत दे रखी है। तो सबसे पहली बात यह है कि पुतिन के पास एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है जो कि ट्रंप के पास नहीं है। दूसरी बात है, ट्रंप को माचो मैन भी बन के दिखाना है, ट्रंप को यह दिखाना है कि अमेरिका झुका नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि ग्राउंड पर पुतिन की स्थिति काफी मजबूत है, तो पुतिन को कोई हड़बड़ी नहीं। और फिर आप सोवियत संघ से लेकर रूस का इतिहास देख लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध में 6-6 महीने तक मॉस्को के बाहर हिटलर की सेना जमी रही, लेकिन सोवियत संघ आराम से लड़ाई करता रहा। अभी 3 साल से लड़ाई चल रही है, कोई हड़बड़ी नहीं है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग को 2-2.5 साल तक हिटलर की सेना ने घेर कर रखा था। कहने का मतलब यह है कि पुतिन को जल्दबाजी नहीं है कि 24 घंटे में कर लेना है, 24 दिन में कर लेना है। वो 24 साल वेट कर सकता है। ये चीज जब तक ट्रंप समझेंगे नहीं और उस हिसाब से डील नहीं करेंगे तो ये शांति समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। इस पूरे मसले पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। ट्रंप और पुतिन के बयानों को डिकोड करने की कोशिश होगी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। समझौते से पहले जमीन वापस करे रूस, 2022 की स्थिति बहाल होनी चाहिए, बातचीत शुरू करने का ये अच्छा समय है, अच्छा वक्त है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। यानी बड़ी शर्त वो लगा रहे हैं कि समझौते से पहले जो यूक्रेन की जमीन रूस के पास है उसे रूस वापस करे। लेकिन क्या यही बयान अब रूस यूक्रेन जंग का नया चरण, क्योंकि अमेरिका समझौता चाहता है, यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और पुतिन को बातचीत की टेबल तक लाने के लिए अमेरिका से क्या तैयारियां की जा रही हैं, इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि युद्ध पर ट्रंप की चेतावनी की खबर हमने आपको बताई। रूस का नुकसान नहीं चाहते, जंग से दोनों देशों को नुकसान, अब तुरंत युद्ध रोकें पुतिन, और पुतिन से अच्छे संबंध है, ये बयान भी। समीर जी हाँ, और रूस ने अमेरिका की मदद की थी, विश्व युद्ध में मदद की थी, इसकी भी वो याद दिला रहे हैं। पुतिन अब क्या करेंगे, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है। कब्जे वाला हिस्सा किसी भी हाल में देने के लिए तैयार नहीं है पुतिन। रूस के फायदे वाली डील करेंगे, यूक्रेन की नेटो सदस्यता को रोकेंगे। कैप्टन श्याम क्या कहेंगे, आपका आकलन क्या कहता है? और व्लादिमीर पुतिन के बयानों पर अगर आप गौर कीजिए तो वो फाइनल सॉल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सीज फायर की बात तो करो, लेकिन उससे पहले कोई फाइनल सॉल्यूशन तो रखो, तभी सीज फायर मुमकिन है, वरना नहीं। ये क्लियर कर दिया है उन्होंने। इन द्वंद्वों के बीच में ये देखना चाहता हूं या समझ रहा हूं कि जहां तक ट्रंप को देखें तो वो काफी बेबाकी हैं, एक बड़े ट्रम्पेट के साथ बात करते हैं, और दूसरी तरफ पुतिन को देखें तो अनुभवी हैं और एक शातिर स्टेट्समैन भी मैं मानता हूं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तो इस हिसाब से भावनात्मक संबंध जोड़ के उनसे हाथ मिलाना और फिर उनको एक वार्निंग देना, ये ट्रम्पेट का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन पुतिन के लिए एक खास कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पुतिन को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। आज से 3 साल पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो आपके चैनल में जब मैंने शुरू में फरवरी में कहा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, कई लोगों को आश्चर्य हुआ था। मैंने अपनी बातें वहां से अभी तक जारी रखी है, और इसलिए ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक वो टेरिटोरियल जो उनके जो 4 रीजन्स हैं, रशियन भाषी जो प्रांत हैं, और डी नोटिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, जब तक ये नहीं होता तब तक। इसलिए पुतिन का जो रिएक्शन है ट्रंप के बयान के बाद से बहुत क्लियर है कि रूस के पक्ष में अगर ये नहीं आती है बात टेबल पे तो हम जाएंगे ही नहीं। और जेलेंस्की का कहना है, जहां तक रशिया के प्रेसिडेंट की कुछ और बातें हैं मैं कहना चाहूंगा, वो कह रहे हैं मैं अब इंटरनेशनल
सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में काम नहीं करूंगा। नाटो को अपनी फंडिंग यूरोपियन कंट्री को बढ़ानी पड़ेगी। अब हम अपनी बात करेंगे। हम पूरे देश के विश्व के लीडर नहीं बनना चाहते अननेसेसरली। हमारी अपनी जरूरतें हैं। वो कई बातें कर चुके हैं इसके साथ, लेकिन उसके साथ वे भी कह रहे हैं कि कनाडा को मिला लेंगे, मेक्सिको को मिला लेंगे, एक्सपेंशनिज्म भी दिखा रहे हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की बात कर रहे हैं। तो उनके बयानों में काफी दुराभास रहता है। तो इस तरह से आप बयानों में ग्लोबल डोमिनेंस को देखते हुए एक और बड़ा बयान है, और ये ट्रंप की ताजपोशी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी का फिलहाल बयान आपको बता दूं, क्योंकि भ्रमित लोग कह रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ा, और वक्त बताएगा कौन कमजोर पड़ा है। टाइमिंग इस बयान को लेकर भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस लिहाज से इस बारे में चर्चा करेंगे जहां समझेंगे समीर कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति है क्या। बिल्कुल, तो देखिए ईरान का रुख क्या है ये आपको बताते हैं। गाजा हैज वॉन, ये लिखा था आयतुल्लाह खामेनी ने अपने एक्स पोस्ट में, और अब देखिए मध्य पूर्व से ईरान के दबदबे का खात्मा हो चुका है। ये है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति। शायद मैसेज अमेरिका के लिए भी था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, ईरान की मिसाइल क्षमताओं को सीमित करना, अधिक कठोर आर्थिक प्रतिबंध तामील करना, युद्धपोतों की तैनाती से सैन्य दबाव को बढ़ाना और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाना, यह है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी। हालांकि ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों पर नियंत्रण को देखते हुए इस बयान को पांडे सर कैसे डिकोड किया जाए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये सोची समझी जो कथन है ईरान की तरफ से, क्योंकि उनको पता है रशिया यूक्रेन अगर वॉर समाप्त होता है तो जो हथियार बन रहे थे यूक्रेन के लिए वो कहाँ जाएंगे। हालांकि मैं एक और बात यहाँ जोड़ दूं कि डील को रोकने के लिए ट्रंप को 1 मिनट लगेगा। जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को समाप्त कर दे, डील अपने आप हो जाएगी, शांति हो जाएगी चारों तरफ। अब उसका प्रभाव कहाँ होगा? जो ऑर्डर दे दिए गए हैं उनको हथियारों को कहाँ भेजा जाएगा? तो अब 2 ही क्षेत्र बचते हैं। एक तो मिडिल ईस्ट, जहाँ ईरान के खिलाफ, जहाँ पर इतने वर्षों से अमेरिका लगा हुआ है, अमेरिका और उसके साथी लगे हुए कि हम उनकी जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसको पर कुछ किस तरह रोक लगाएं, साथ में वो मिसाइल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उस पर रोक लगाएं। तो इन 2 उद्देश्यों के लिए कई प्रकार से वो चाहते हैं कि गेन उसको रोका जाए। दूसरा जो एंगल है, जो लेटरल है, वो है ताइवान की तरफ। ये जो हथियार बन रहे हैं यूक्रेन के लिए, वो ये 2 ही लेटरल्स हैं जहाँ पर हथियार वो डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इनको देखते हुए खुमैनी का जो है डर निश्चित रूप से मुझे लॉजिकल लगता है कि ये हथियार उनके ऊपर ही। खामेनी ये भी कहते हैं कि गाजा हैज वॉन, गाजा जीत गया। कहां से जीता, कैसे जीता? गाजा का आप हाल देखिए क्या हो गया। हजारों लोग बेमौत वहां पर मारे गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। ये क्या जीत है गाजा की? बहुत छोटे में 1-2 लाइन में अगर आप आंसर दे पाए। देखिए, गाजा में जहां सबको पता है कि गाजा में हमास को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए इजराइल ने, निश्चित रूप से वो कहा जाए तो बहुत ही ऊंचाइयों तक गए। लेकिन अभी जो हालत है वो मानवीय जो वहां पर सहयोग की एड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि अभी भी जो है पिछले 2 दिनों में जो है खबरें आई कि वहाँ पर अभी भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं शांति वार्ता के बाद भी। तो गाजा में अभी शांति पूर्णतः आ पाएगी, मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि जो हमास के लोग हैं सीज़फायर हुआ है, लोग अपने घरों को वापस लौटते नजर आ रहे हैं, लेकिन घर इमारतें अब बचे ही कहां हैं। वहां पर तबाही और बर्बादी के निशान हर तरफ नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।